जब शेर जख्मी होता है ना तो गीदड़ भी शिकारी बन जाते हैं। ईरान में एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, इकॉनमी का बुरा हाल है और दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। वो कहता है कि हम बचाने आएंगे, हम ईरानियों को बचाने आएंगे। इजराइल कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुसाद पता क्या कह रहा है? मुसाद कह रहा है कि हम ग्राउंड पर हैं। ये सोचने वाली बात है कि पहली बार खुद मुसाद एडमिट कर रहा है कि हाँ, हम ग्राउंड पर हैं और ईरानियों के साथ खड़े हैं। जिस मुल्क ने दोस्तों 45 साल से ईरान को पाबंदियों में जकड़ रखा है, जिसने उनकी इकॉनमी को सिस्टमेटिकली तबाह किया, जिसने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, चुन चुन के मारा, जिसने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्ब्स गिराए, वो आज बचाने आ रहे हैं उनको। आज की वीडियो में आपको मैं वो सच दिखाऊंगा जो वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता है, स्पेशली वो सच जो कि इन दिनों में छुपाया जा रहा है, और वो भी दोस्तों जो ईरानियन स्टेट मीडिया पर भी नजर नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुस्लिम उम्मा में जो एक नया अलायंस बन रहा है, इसकी खबर आपने शायद सुनी होगी, लेकिन आपको शायद इसकी डिटेल पता नहीं होगी क्योंकि किसी के पास है भी नहीं और कोई बताता भी नहीं इतनी आसानी से। तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये तीनों इकट्ठे होने जा रहे हैं। ये तीनों इससे पहले अफवाह थी। 3-4 दिन पहले मेरे पास से खबर आई, मैंने सोचा कि शायद ये वैसे ही किसी ने बेपर की उड़ा दी। फिर एक बहुत ही क्रेडिबल इंटरनेशनल इदारे ने इस खबर को रिपोर्ट किया कि तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक साथ एक ऐसा मिलिट्री अलायंस बनाने जा रहे हैं जो दुश्मनों के नाक को चना चबा देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नाज़रीन, आज मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, 2 फुटेजेस है और दोनों सच है, लेकिन दोनों पूरा सच नहीं है। बेसिकली पहली जो फुटेज या तस्वीर आप देख रहे हैं वो वेस्टर्न मीडिया की है, या फिर यूं कह लें कि ईरान में जो अपोजिशन है उसकी है। ईरान में 13 दिन से एहतजाज चल रहा है, 36 से ज्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, हॉस्पिटल पर रेड होती है, इंटरनेट बंद है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है और रियाल जो है वो अपनी रिकॉर्ड लो पर जा पहुंचा है। यानी $1 जो है वो ईरानियन रियाल के मुकाबले में $1 ईरानियन रियाल 14,70,000 रियाल का। लोग मर्ग बर खुमैनी के नारे पहली बार लगा रहे हैं। कुछ जगह लॉन्ग लिव शाह यानी शाह की कुछ शाह जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। दोस्तों, क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी जो कि इस वक्त ईरान में अमेरिका में मौजूद है, वो वीडियो मैसेज दे रहा है। ट्रंप कह रहा है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, यानी हमारा निशाना ईरान की तरफ है। नेतन्याहू कह रहा है कि ईरानियंस आर टेकिंग देयर फेट इन देयर हैंड्स। मुसाद ने ऑफिशियली कहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मुसाद का, यानी ईरानियों हम तुम्हारे साथ हैं, ना कि दूर से बल्कि हम तुम्हारे साथ फील्ड में मौजूद हैं। यानी प्रोटेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं मुसाद मौजूद है, इन द फील्ड। मुसाद खुद एक्सेप्ट कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी तस्वीर की तरफ। अब आप इस फुटेज में देखेंगे कि ये कोई पुरअमन एहतजाजी नहीं है दोस्तों। अगर हमें ये फुटेज चलाने की इजाजत हुई तो ये आर्म्ड इंडिविजुअल्स हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर रहे हैं। फारस एक सूबा है ईरान का, वहां पे एग्जैक्टली दाइश के स्टाइल की एग्जीक्यूशंस की वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि PJAK के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुर्दों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुर्द सेपरेटिस्ट्स हैं जो इराक में मौजूद थे। इनको इराक से ईरान में भेजा गया, इन्होंने इराक से ईरान में इन्फिल्ट्रेट किया। तुर्की ने भी कंफर्म किया है, तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MIT, उन्होंने ईरान को रियल टाइम डाटा शेयर किया कि मिलिटेंट्स आपके इलाके में दाखिल हो रहे हैं और 800 इराकी मिलिशिया मेंबर्स ईरान गए हैं प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। स्टेट मीडिया कहती है कि ये ज़ियारत के गर्ज से, यानी ज़ियारत के नाम पे, ज़ियारत के नाम पे आए थे। ऑपोजिशन कहती है बेसिकली ये क्रैकडाउन के लिए आए थे। अब सच क्या है दोस्तों? दोनों बातें आधा सच है। इकोनॉमी सच में तबाह है, ये ईरानियन गवर्नमेंट का खुद का फेलियर है और वो मानते हैं। लोग सच में भूखे हैं, ये एक रियल ग्रीवियंस है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सच में एक्सेसिव फोर्स यूज की है जो कि काबिल मजम्मत है, लेकिन फॉरेन इंटरफेरेंस भी तो सच है ना, बैरूनी मदाखलत, आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन भी सच है, मुसाद का इन द फील्ड होना और एक्सेप्ट करना भी सच है, कलर रेवोल्यूशन प्लेबुक भी सच है। दोस्तों, दोनों नैरेटिव्स अपनी जगह सही हैं। मसला यह है कि दोनों इनकम्प्लीट हैं, नामुकम्मल हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि ये एक रूट कॉज है। ईरानियन रियाल 2015 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी तब 32,000 पर डॉलर था,
यानी $1 के मुकाबले में आपको 32,000 ईरानी रियाल मिलते थे। आज $1 जो है वो 14,70,000 ईरानी रियाल का हो चुका है। 45 गुना से भी ज़्यादा का फॉल है ये। इन्फ्लेशन ऑफिशियली 48% बताई जाती है। फूड इन्फ्लेशन जो है यानी अफरात-ए-ज़र वो 72% से भी ज़्यादा है। कुछ चीज़ें जैसे कुकिंग ऑयल, गोश्त वगैरह वो 110% महंगी हो चुकी हुई हैं। 57% ईरानियंस को मैल न्यूट्रिशन है अकॉर्डिंग टू देयर ओन गवर्नमेंट। अब सवाल यह है कि किसने की? इसका आंसर बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन है। एक सिस्टमैटिकली ईरान की इकोनॉमी को तबाह किया गया। 2015 में जब JCPOA हुआ था, ये एक न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान और अमेरिका के दरमियान। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिटेड किया था, बदले में सैंक्शंस रिलीफ मिला था, पाबंदियों का थोड़ा सा कम किया गया था। इकोनॉमी इंप्रूव होने लगी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी थी। 2018 में ट्रंप ने खुद से यूनिलैटरली डील से विड्रॉ कर लिया, डील खत्म कर दी। कोई वॉयलेशन नहीं हुई थी ईरान की तरफ से, ईरान ने कुछ नहीं किया था। IAEA ने कंफर्म भी किया कि ईरान पूरी तरह से हर बात मान रहा है। फिर भी अमेरिका ने डील को तोड़ा और फिर मैक्सिमम प्रेशर, वो एक कैंपेन शुरू की गई ईरान के खिलाफ। ऑयल एक्सपोर्ट्स जीरो कर दिए गए, स्विफ्ट जो कोड होता है उससे हटा दिया गया, इंटरनेशनल बैंकिंग बंद कर दी गई, कंपनीज जो ईरान में काम कर रही थी उन्हें थ्रेट किया गया, धमकाया गया, सेकेंडरी सेक्शंस लगाए गए, मतलब जो भी ईरान से ट्रेड करे उसे भी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। फिर जून 2025 की जंग, जिसमें इजराइल ने 12 दिन ईरान पर हमले किए, ईरानी एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचा। ईरान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन जंग का एक नुकसान तो होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया गया। तो दोस्तों, अब यहां से आप पिक्चर को समझिए। अमेरिका ने डील तोड़कर सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमी स्लोली उसको स्ट्रैंगल किया, उसके गिर्द फंदा कसा। जून में इसराइल ने फिजिकली बॉम्ब किया, करेंसी कोलैप्स हुई, और अब जब लोग सड़कों पर हैं, वही अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ। ये कौन सी मदद है भाई? पहले आप किसी का गला घूंटो, फिर ऑक्सीजन मास्क उसके हवाले कर दो। लेकिन यहां पर मैं फेर रहूंगा। देखिए, ईरानियन गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, करप्शन वहां पर मैसिव है, मिसमैनेजमेंट है, IRGC का इकोनॉमी पर कंट्रोल है जो कि इनएफिशिएंट है, रीजनल एडवेंचर्स भी बहुत ज्यादा है ईरान के, यानी हर जगह पंगे लिए हुए हैं ईरान ने, यमन में, सीरिया में, लबनान में, वहां पर अरबों खर्च होते हैं भाई। जो अभी फौरी मौजूदा गवर्नमेंट है पेजिशकियान की, वो रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन रियल पावर, असल ताकत सुप्रीम लीडर के पास ही है। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं हो रही हैं, एक तरफा नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने सिस्टमैटिकली इकोनॉमी को तबाह किया है, ईरानियन मिसमैनेजमेंट ने उसको और खराब कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं एक नए एंगल की, इंटरफेरेंस के एंगल की, उस चीज की जो वेस्टर्न मीडिया कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, और वो है फॉरेन इंटरफेरेंस। मुसाद इसराइल की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रूथलेस, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, नॉट ओनली फ्रॉम डिस्टेंस एंड वर्बली, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, सिर्फ दूर बैठ के नहीं, वी आर विद यू इन द फील्ड, हम तुम्हारे साथ हैं मैदान अमल में। इन द फील्ड में इस वक्त कौन है? एहतजाज करने वाले। वो कह रहे हैं हम एहतजाज करने वालों के साथ फील्ड में मौजूद है, इन द फील्ड है। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑपरेशनल डिक्लेरेशन है। इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसीज जब ये कहती है ना इन द फील्ड, तो इसका मतलब होता है आर एसेट्स ऑन द ग्राउंड, ऑपरेशनल सपोर्ट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉसिबली वेपन्स एंड फंडिंग, यानी हमारे लोग, हमारे एजेंट ग्राउंड पे मौजूद है, ऑपरेशनल सपोर्ट दे रहे हैं, और असलहे का भी इस्तेमाल हो रहा है, फंडिंग भी की जा रही है। मैं यहां पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये खुद मुसाद ने कहा है, यानी ये मेरा तज्जिया नहीं है, मुसाद खुद एक्सेप्ट कर रहा है इसको। ईरानियन सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, और टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्टेडली ये वेरीफाई किया है कि PJAK इसके नाम से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इराक से इन्फिल्ट्रेट होती है, और ये किरमानशाह प्रोविंस में और इलाम में अपने पंजे गाड़ती है। PJAK कौन है? मैं दोबारा आपको बता देता हूं, कुर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप है। PKK का ईरानियन ब्रांच है, ईरान में भी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जैसे पाकिस्तान में BLA वगैरह है, वहां पे PKK है, तो ये उसी की एक ब्रांच है। इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है ईरान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। रिपोर्ट्स कहती है कि तुर्की की MIT ने ईरान के IRGC को रियल टाइम ड्रोन फुटेज शेयर की थी मिलिटेंट्स ट्रैक करने के लिए।
दिसंबर 2025 में ये कॉपरेशन डॉक्यूमेंटेड है दोस्तों। स्क्रीन पर आप आरटी और ईरानियन मीडिया की फुटेज देख रहे हैं। ये किरमानशाह की है, रात का वक्त है और आर्म्ड इंडिविजुअल्स जिन्हें असलहे से लैस लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर रहे हैं। और दूसरी फुटेज में फॉरेस्ट प्रोविंस की एक फुटेज है, वो ग्राफिकल है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, जिसमें कहा यह गया है कि एलिजिडली जो राइटर्स थे, यानी जो एहतजाज करने वाले लोग थे जिनको फसादी कहा गया, उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उन पे हमला किया, उनको मारा। और किस स्टाइल से मारा, अब यहां पे बात बड़ी गौर करने वाली है। उन्होंने एग्जैक्टली जैसे दाइश मारती है ना अपने शिकार को, आईएसआईएस वाले, उस तरह से मारा था। तो दोस्तों ये फुटेजेस वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये नैरेटिव फिट नहीं होता उनका कि जनाब ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, ईरान बहुत बड़ा जालिम है और वो जुल्म ढा रहा है अपने लोगों पे। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है दोस्तों। हाँ, कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीसफुल हैं, बहुत हद तक प्रोटेस्टर्स पीसफुल हैं, लेकिन उसके अंदर फसादियों को भर भर के डाला गया है। अब मैंने आगाज में बात की थी कि ये कलर रेवोल्यूशन प्लेबुक है, तो ये कलर रेवोल्यूशन होता क्या है दोस्तों, इसका पैटर्न मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, जेन्युइन ग्रीवियंसेस होती हैं, यानी इसका मतलब होता है कि अवाम की जो शिकायत हैं वो सही है, इकॉनमी का बुरा हाल है, इसकी वजह से क्या हुआ कि एहतजाज का आगाज हुआ और ऑर्गेनिकली एहतजाज हुआ, किसी ने लीड नहीं किया, कोई इसको ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर रहा था। एक्सटर्नल फोर्सेस इस एहतजाज को हाईजैक करती हैं, बैरूनी ताकतें इस एहतजाज को हाईजैक करती हैं, आर्म्ड एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं, यानी असलहे से लेस लोग जो हैं वो इसमें दाखिल हो जाते हैं, वायलेंस बढ़ता है, तशद्दुद बढ़ता है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है और फिर रिजीम को चेंज करने का एक अटेम्प्ट होता है। यूक्रेन 2014, लीबिया 2011, सीरिया शाम 2011, एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो ईरान में दोहराया जा रहा है। और एक चीज जो कि किसी मीडिया ने नहीं देखी या पता नहीं दिखाई नहीं, कि ईरान में प्रो गवर्नमेंट रैलीज भी हो रही हैं। कोई भी नहीं बताएगा आपको, ईरान में हुकूमत के हक में रैलीज हो रही हैं और हजारों लाखों लोग निकल रहे हैं। उन्होंने रजीम को सपोर्ट किया, उन्होंने आयतुल्लाह को सपोर्ट किया, उन्होंने मर्ग बर अमेरिका के नारे लगाए, उन्होंने मर्ग बर इसराइल के नारे लगाए हैं दोस्तों। ये वेस्टर्न मीडिया में एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है यहां पे। अब दोस्तों बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जो शायद इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ईरान सिचुएशन से डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। कल 9 जनवरी 2026 को ब्लूमबर्ग, बहुत काबिल एतबार इंटरनेशनल इदारा है, उसने रिपोर्ट किया कि टर्की, तुर्किया, सऊदी, पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट में शामिल होने वाला है। आपको याद होगा पिछले साल पाकिस्तान ने, यानी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट किया था, एक मुआहदा किया था, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो अपना एक डिफेंस अलायंस बनाएंगे। तुर्की इसका हिस्सा बनने जा रहा है, यानी 3 ममालिक अब इसका हिस्सा बन जाएंगे, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया। सितंबर 2025 में यह मुआहदा हुआ था। ये नेटो का जो आर्टिकल 5 है ना, ये बिल्कुल उस जैसा है। वो कहता है कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट वन इज अग्रेशन अगेंस्ट ऑल, यानी किसी एक मेंबर के खिलाफ अगर जारहियत होती है तो वो सबके खिलाफ जारहियत तस्वुर की जाएगी। न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान, ऑयल रिच सऊदी, यानी तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरेबिया, और अब टर्की नेटो की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ज्वाइन कर रही है दोस्तों। यानी ये आपको पता है टर्की खुद नेटो का मेंबर भी है। आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, टर्की खुद नेटो का मेंबर है और उसकी मिलिट्री बहुत मजबूत और बहुत मैसिव मिलिट्री है दोस्तों। तो अब ये कितना बड़े लेवल पे एक चेंज होने जा रहा है इस खित्ते के अंदर आपके सामने है। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल पावर हाउस है, मक्का मदीना के ये कस्टोडियंस हैं। पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है जिसने हाल ही में अपना लोहा मनवाया इंडिया के साथ, उसकी अभी जो जंग हुई पूरी दुनिया में जय जयकार होगी उसकी। टर्की वो नेटो मेंबर है, मैसिव मिलिट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री का बजट बहुत बड़ा है और उसके पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। 3 मुल्क, 3 बर्रे-आज़मों पर इनका इन्फ्लुएंस है। यहां पर आप देखें कि इनकी जो पावर रेंज है वो कितनी बढ़ जाती है। अब ये हो क्यों रहा है? सवाल ये है, आपके ज़हन में भी सवालों का ये हो क्यों रहा है? अमेरिकन अनरिलायबिलिटी, अमेरिका पे बेएतबारी। ट्रंप ने प्रूव कर दिया है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के लिए रिलायबल पार्टनर नहीं है। उसने वेनेजुएला में क्या किया? ग्रीनलैंड को वो धमकी दे रहा है। क्या कर रहा है ग्रीनलैंड के साथ? अब ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का इलाका है, अपने इत्तेहादी को धमकी दे रहा है। गल्फ स्टेट्स देख रही हैं इस वक्त
कि अमेरिका और स्पेशली ट्रंप का अमेरिका, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। इजरायली एग्रेशन जो है वो कतर पे हुआ। हाल ही में आपको याद होगा 2025 में, सितंबर 2025 में इसराइल ने कतर पर स्ट्राइक कर दी। कतर जीसीसी मेंबर, अमेरिका का इत्तेहादी, दोहा में बॉम्ब गिरे थे, तो एतबार तो खत्म हो गया। फिर ईरान की थ्रेट, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, हौसी, वो भी रीजनल थ्रेट है सऊदी अरेबिया के लिए, तो सऊदी अरेबिया को भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है ईरान से। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है, उसे कहते हैं द न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब पर एक्सटेंड होगा? यानी पाकिस्तान अपनी जो एटमी ताकत की छतरी है उसमें सऊदी अरब को भी ले लेगा? सऊदी ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को कहा है, एक जो खबर रसा इदारा है, दैट दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट दैट इनकम्पसेस ऑल मिलिट्री मीन्स। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ आता है भाई। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूं। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने इनिशियली हिंट किया था कि न्यूक्लियर शेयरिंग का भी इसमें जो है वो मुआहदा है, फिर उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया था। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो एम्बिग्युटी है, अबहाम है, वो अपने आप में एक्सेप्टेंस होती है। अब इसको हम ईरान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ईरान की इकॉनमी तबाह है, एहतजाज हो रहे हैं, रेजीम वीक दिखाई दे रही है, और इस वक्त जो है वो इसी वक्त जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक नई अलायंस बना रही है जो ईरान को कंटेन कर सकती है बगैर अमेरिका के। तो ये बैलेंस है, लेकिन यहां पे एक नुआंस है, उसको समझिए। ईरानियन प्रेसिडेंट ने यूएन में सऊदी पाकिस्तान पैक्ट को वेलकम किया था और कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ ये पहला कदम है। यानी ईरान ने अपनी विलिंगनेस दिखाई दी कि यार हमें भी साथ ले लो। क्यों? क्योंकि ये पैक्ट एंटी इसराइल भी है एक तरह से। सितंबर में इजराइल ने कतर को बॉम्ब किया था और उसी इवेंट ने इस पैक्ट को ट्रिगर किया था। उसी इवेंट के बाद सऊदी अरब को ख्याल आया कि पाकिस्तान को साथ मिला लूं मैं। एनिमी ऑफ माय एनिमी क्या हुआ? आपका दोस्त हुआ। सो एक पर्सपेक्टिव तो ये है, और ये कंट्रोवर्शियल है कि ये सब मुसलमान उम्मा के लिए होगा या नहीं होगा। सुन्नी शिया डिवाइड तो रहती है और रीजनल राइवलरीज भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर मुस्लिम कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज करना सीख लें बगैर अमेरिका के, ये बहुत बड़ी इंपावरमेंट हो जाएगी। टर्की सऊदी पाकिस्तान अलायंस अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एक मॉडल बन जाएगा दोस्तों। ईरान भी इवेंचुअली ज्वाइन कर सकता है अगर रीजनल टेंशंस कम हो। अब थोड़ी देर के लिए हम जरा वेस्टर्न हिपोक्रेसी की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपोज होनी चाहिए है। ट्रंप ने कहा इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स द यूनाइटेड स्टेट्स विल कम टू देयर रेस्क्यू। अगर ईरान ने अपने लोगों को मारा तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उनके रेस्क्यू के लिए आएगा। वेनेजुएला में ट्रंप ने प्रेसिडेंट किडनैप करवा लिया था। वो रेस्क्यू नहीं था, वो इन्वेजन थी। यमन सऊदी अरेबिया ने सालों तक हौसियों को बॉम्ब किया, सिविलियंस को मारा। अमेरिका ने बल्कि वेपन सप्लाई किए सऊदी अरब को, कोई रेस्क्यू करने नहीं आया था। बहरीन 2011 में जो अरब स्प्रिंग आई थी उसमें जो बहरीन की शिया मेजॉरिटी है उसने एहतजाज किया, सऊदी टैंक्स ने उस एहतजाज को क्रश किया था, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा वहां पे। इजिप्ट 2013 मिलिट्री कू ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि अखवानुल मुस्लिमीन की गवर्नमेंट थी उसको हटाया था। हजारों लोग मारे गए थे, रबा मैसेकर आपको याद होगा, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। फलस्तीन में रोज लोग मर रहे हैं, उनको तो रेस्क्यू करने नहीं आ रहा वो। तो जब अमेरिकन इंटरेस्ट हो, ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। जब अमेरिकन एलाइज एट्रोसिटीज कर रहे हो, साइलेंस आ जाता है, तब खामोशी छा जाती है हर तरफ। अमेरिकन एनिमी अगर वीक हो ना, यानी अमेरिका का दुश्मन अगर कमजोर हो, तो फिर उसको डेमोक्रेसी याद आ जाती है। इसराइल और भी इंटरेस्टिंग है इस मामले में। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानियंस आर टेकिंग देयर फेट इन देयर हैंड्स। बड़े हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरानियन अपनी किस्मत का फैसला खुद कर रहे हैं, लेकिन भाई जून 2025 में इसराइल ने ईरान पर 12 दिनों की जंग मुसल्लत की थी, उनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय किया था, उनकी फैसिलिटीज को बॉम्ब किया था, और अब सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या यह रिजीम चेंज होगी, मतलब आयतुल्लाह अपने ओहदे से हट जाएंगे या हुकूमत घर चली जाएगी? तो इस सवाल का जवाब है कि यह बहुत मुश्किल है। पहली बात यह है कि लीडरशिप, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें लीडरशिप नहीं है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक जरूर है लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। रजा पहलवी इस वक्त एग्जाइल में है, जलावतनी काट रहा है, ग्राउंड पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। 2022 में जो मासा अमीनी प्रोटेस्ट हुए थे वो भी इसी वजह से फेल हुए थे कि उसका कोई लीडर नहीं था। दूसरा, IRGC जो है, जो कि
पासदारान इनकलाब हैं वो आज भी लॉयल हैं सुप्रीम लीडर के साथ, और जब तक मिलिट्री सपोर्ट है रिजीम सर्वाइव करेगा। IRGC के पास इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनके पास करंट सिस्टम के अंदर उसको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब शाह तो वापस आने से रहा। शाह के ज़माने में सवाक थी, आपको याद होगा, एक सीक्रेट पुलिस थी जो लोगों को गायब करती थी। पहलवी फैमिली के ट्रैक रिकॉर्ड भी इतने अच्छे नहीं हैं, लोग उनसे भी इतने खुश नहीं हैं। फिर एक और है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है MEK, मुजाहिदीन खल्क, लेकिन वो एक कल्ट जैसा है। इराक वॉर में सद्दाम के साथ उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग लड़ी थी। ईरान पब्लिक में उनकी सपोर्ट नहीं है। चौथा बताता हूं आपको, फियर ऑफ केओस, यानी एक हंगामे का डर। लीबिया का क्या हाल हुआ ईरानियों को पता है, शाम का क्या हाल हुआ वो भी ईरानियों को पता है, इराक के साथ अब तक क्या हो रहा है उनको पता है। ईरानियन मिडिल क्लास हैं जो रिलेटिवली एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता है कि रिजीम चेंज का मतलब सिविल वॉर हो सकता है। वो स्टेबिलिटी प्रेफर करना चाहेंगे चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। अब सवाल यह कि हो क्या सकता है। देखिए, क्रैकडाउन होगा और सप्रेशन होगी। मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही है कि एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत मर जाएगा, इकोनॉमी में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जाएगी, सिस्टम वैसे वैसे चलता रहेगा। अच्छा, रिफॉर्म्स विद इन सिस्टम, यानी जो पेजेश्किन हैं, जो सदर हैं ईरान के, वो अगर चाहें भी कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आना चाहें तो खुमैनी साहब नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आए। तो इन वजूहात की बिना पे मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका चाहकर भी, इजराइल चाहकर भी इस रिजीम को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।